नासा लैंगली रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोदार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इम्प्रेशंस अमेरिकन्स के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूँ। जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ी मुश्किल है। जो ऊपर हैं वो बड़े मगरूर हैं, अपने से छोटों की, जूनियर्स और सबॉर्डिनेट्स की राय लेना अपनी हतक समझते हैं। कोई शख्स भी अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहें। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और सख्ती, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है। उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा, फौरन बाद हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च वाक़या हुआ 21 नवंबर सन 1963। वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम नाइकी अपेचे। नाइकी अपेचे की कामयाबी के बाद प्रोफेसर साराभाई ने अपनी आरज़ू, अपने एक ख्वाब का इजहार किया। एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना। हिंदुस्तानी रॉकेट का ख्वाब 20वीं सदी में एक तरह से 18वीं सदी का ख्वाब भी कहला सकता है, जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फौज में 27 ब्रिगेड थे जो खुशून कहलाते थे, और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेटमैन का जो साथ रहा करता था और जुर्क्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट्स और 900 रॉकेट के सब सिस्टम्स बरामद किए 1799 में तिरुकन्नाहल्ली की जंग के बाद। वो रॉकेट्स विलियम कॉन्गरीव ने इंग्लैंड भिजवा दिए जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए, जिसे आज की साइंसी जबान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के साथ उस ख्वाब की भी मौत हो गई, कम से कम 150 साल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत वो रॉकेटरी का ख्वाब एक बार फिर हिंदुस्तान में जिंदा हुआ। प्रोफेसर साराभाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। बहुत से तंग नजर लोगों को एतराज था इस बात पर कि इस मुल्क में जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वहां इन स्पेस उड़ानों को, इन खलाई तहरीकों को क्यों तरजीह दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और प्रोफेसर साराभाई के नजरिए में किसी किस्म का मुबालगा नहीं था। उनके नजरिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में और दुनिया के मसलों में कोई हिस्सा लेना है, शिरकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस अशद जरूरी है। और उनका मकसद ताकत का मुजाहिरा हरगिज नहीं था। सहज पके सो मीठा होए। थुम्बा में 2 रॉकेट सहज पके मगर कामयाब हुए, एक रोहिणी, दूसरा मेनिका। अगला साल लगा ही था जब प्रोफेसर साराभाई ने मुझे दिल्ली बुला भेजा। एक मीटिंग थी और मीटिंग में ग्रुप कैप्टन VS नारायणन से मेरा तारुफ कराया गया, जो एयर हेडक्वार्टर्स से थे। प्रोफेसर साराभाई ने रेटो तैयार करने का इरादा जाहिर किया, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो रॉकेट की मदद से उड़ाया जा सके, बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक यह खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद साख्ता मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और मैं उस प्रोजेक्ट का मुख्तार हूं, जिम्मेदार हूं। मैं कई तरह के जज्बात से भर गया, खुश भी था, शुक्रगुजार भी, खुशकिस्मत भी, और एक एहसास हुआ तकमील का, फुलफिलमेंट का। 19वीं सदी के एक शायर की ये सतरें बहुत याद आई। हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही मिलो। जब ओखली हो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। रेटो पे काम करते हुए 2 अहम वाकयात हुए। पहला तो ये था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साला प्रोग्राम तैयार हुआ, जिसके ऑथर थे प्रोफेसर साराभाई। मेरे लिए वो एक ऐसा रूमानी मैनिफेस्टो था जैसे स्पेस से इश्क करने वाले किसी शायर की रूमानी नज्म हो, जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो। और दूसरा वाकया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायणन और मैं, हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे।
उस वक्त तक भविष्य की आने वाली SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफेसर साराभाई अपने देरीना ख्वाब को ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च की चौथी स्टेज मैं ही डिजाइन करूं। यह मामूल था, मेरा आदत थी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसी ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन प्रोफेसर साराभाई थुम्बा में SLV का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज से मैंने उन्हें फ़ोन किया, पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतज़ार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिज़ा में एक मातम बिछा हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। चंद घंटे पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा के रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। प्रोफेसर साराभाई मेरी नजर में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता हैं, जैसे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। నగి నగి కాలము నాటకము తెగదు పాపము తీరదు పుణ్యము నగి నగి కాలము నాటకము యగువన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడే యగువన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడే గగనము